फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 के बारे में। 10.1 प्रश्नावली में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पहले बता चुके हैं व्रत के बारे में, यानी कि चैप्टर 10 के बारे में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। तो ये देखते हैं, पहला प्रश्न दे रखा है कि खाली स्थान भरिए। तो हमें खाली स्थान में कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, कई सारे पार्ट दिए गए हैं, तो हमें उन्हें खाली स्थान को भरना है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की। तो प्रश्न नंबर पहले के पहले भाग में दे रखा है कि व्रत का केंद्र व्रत के डैश में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर। पूछा है व्रत का केंद्र व्रत के कौन से भाग में स्थित होता है। हमने ये व्रत है, इसका ये जो केंद्र है कौन से भाग में, मतलब कि कौन से, इन दोनों में जो ऑप्शन दिया है बहिर्भाग और अभ्यंतर, इनमें से कौन से भाग में ये आता है। ये व्रत का केंद्र किस में आएगा? बहिर्भाग में। हमने आपको बताया था व्रत के बाहर का, यानी कि व्रत के बाहर का जितना भी एरिया है वो हमारे बहिर्भाग होते हैं, और व्रत के अंदर का जितना भी भाग है वो हमारा अभ्यंतर होता है। तो ये जो केंद्र है वो हमारा अभ्यंतर में जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले का आंसर है हमारा अभ्यंतर। अभ्यंतर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में पूछा गया है कि एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो व्रत के में स्थित होता है। एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र, व्रत का केंद्र हमारा ये है और एक बिंदु हमने मान ली ये। एक बिंदु व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक हो यानी कि त्रिज्या से आगे जा रही हो। ठीक है, आप पूछा है अधिक हो, वो व्रत के किस भाग में स्थित होता है, अभ्यंतर या बहिर्भाग में। तो ये जो व्रत के केंद्र से लेकर एक बिंदु तक त्रिज्या हमने ले ली। त्रिज्या हमारी इतनी तो होती है, यानी कि व्रत का आधा, व्रत की लंबाई इतनी है तो इतना ही हमारा यही त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमारी यही तक होती है। और उसमें और भी पूछा गया त्रिज्या के आगे चली गई है वो रेखा, और पूछा गया वो रेखा कौन से भाग में स्थित है, अभ्यंतर में या बहिर्भाग में। तो ये जो रेखा है वो हमारी बहिर्भाग में आ रही है, क्योंकि वो व्रत के अंदर नहीं है। व्रत के अंदर वो हमारी त्रिज्या है और व्रत के बाहर वो हमारी बहिर्भाग में चली जाएगी। तो सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा बहिर्भाग। ठीक है, तो सेकंड पहले का हमारा आ गया अभ्यंतर और सेकंड का आपका हमारा आ गया है बहिर्भाग। अब तीसरे में पूछा है कि व्रत के सबसे बड़ी जीवा व्रत का होता है। सबसे बड़ी जीवा व्रत का क्या होता है, यानी कि मान लीजिए हमने ये व्रत ले लिया और व्रत का केंद्र ये है। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में कि व्रत के सबसे बड़ी जीवा व्रत का क्या होता है। जीवा क्या होती है हमारी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये हमारी जीवा होती है। और सबसे बड़ी जीवा पूछी गई है वो व्रत का क्या होता है। सबसे बड़ी जीवा हमारी यही हो जाएगी, सीधी सीधी हो जाएगी, सीधी सीधी हो जाएगी या टेढ़ी टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन पूरे में होना चाहिए, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक होना चाहिए। तो यही हमारी सबसे बड़ी बिंदु है, तो यही हमारी सबसे बड़ी रेखा है। और पूछा गया उसका नाम क्या है। हमने आपको बताया था इस रेखा से इस रेखा तक जाने में, यानी कि कोई सी रेखा तक कोई सी रेखा में जाने में बीच में अगर हमारी मध्य बिंदु आती है वो हमारी व्यास कहलाती है। तो यही पूछा गया प्रश्न में कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाएगी। हम लिखेंगे थर्ड का आंसर हमारा व्यास आ गया है। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हमारा व्यास आ चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में पूछा गया प्रश्न में कि एक चाप होता है जब इसके सिरे, चाप हमने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसके ये जो लाइन आएगी, ये रेखा, एक टेढ़ी रेखा, यही हमारी चाप होगी। और पूछा है प्रश्न में कि चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, एक व्यास है और इसके सिरे हों जब ये जो व्यास है इस इतने यहाँ तक व्यास से जुड़े हों, यानी कि जो चाप है प्रश्न के अनुसार पूछा गया है कि जो व्यास है इससे जुड़ी हो हमारी चाप, यानी कि इससे चाप हमारा जुड़ा हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी। देखिए क्या कहलाएगी, ये हमारा व्यास है, ठीक है, और ये हमारा चाप है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। गौर से देखिए, मैंने आपको बताया था अर्धव्रत, ये हमारा अर्धव्रत हो जाएगा।
ये जो चाप लगा है और ये जो व्यास है, इनको जब हम देखेंगे गौर से तो ये भी उतना ही बराबर है और ये भी उतना ही बराबर है, तो ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था, तो फोर्थ का आंसर हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर हमारा अर्धवृत्त आ गया है। अब बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ में पूछ रखा है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है, एक वृत्त है वो जिस तल पर स्थित है और पूछा है उसे भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है हमारा ये वृत्त? तो ये हमारे 3 भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ भी हमने कर लिया, हमारे 3 भाग हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर पहला देखा है, एक्सरसाइज 10.1 का आपने पहला प्रश्न देख लिया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में पूछा है, लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो हमें सत्य और असत्य ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सत्य और असत्य को हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो प्रश्न सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न हमें पूछ रखा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिला लिया हमने, रेखाखंड क्या होती है? त्रिज्या होती है, बिल्कुल होती है। यानी कि केंद्र से मिलाई गई, यानी कि मध्य बिंदु, यानी कि वृत्त के केंद्र से हमें किसी वृत्त के एक बिंदु तक हमें जोड़ा गया है, वो हमारा त्रिज्या होता है। मैंने आपको बताया था। तो पहला प्रश्न हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पाठ हमारा बिल्कुल ठीक बताया, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा यानी कि सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड में हमें पूछा गया है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की, एक वृत्त है, इसमें समान लंबाई की परिमिति जीवा होती हैं या नहीं होती हैं। हमें कल इतना ज्ञात करना है कि एक वृत्त में समान रेखा की कितनी समान रेखा की जीवाएं हो सकती हैं। समान लंबाई की हमें जीवाएं दिखानी है, तो क्या ये एक वृत्त में हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ से यहाँ तक एक जीवा ले ली और ये जीवा ले ली, तो क्या ये समान है? नहीं है। या मान लीजिए इसी किस प्रकार की हमने ये जीवा ले ली, तो क्या ये समान है? नहीं हो जाएगी। चाहे आप कितना भी ट्राई कीजिए, नहीं हो पाएगी। तो सेकंड भी हमारा असत्य हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड की। तो थर्ड में हमें पूछा गया है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। हमें चाप दर्शाना है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, कैसे बांटेंगे हम? मान लीजिए ये हमने बराबर बांट दिया और ये इतना और ये इतना। मान लीजिए ये तीनों भाग बराबर हैं, ठीक है, ये तीनों भाग हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो हमें दर्शाना है क्या? ये चाप, ये चाप, ये चाप और ये चाप, क्या ये तीनों चाप बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या ये तीनों भाग यानी क्या ये तीनों चाप बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा ये तीसरा प्रश्न भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। यदि तीनों चाप अगर हम लगाएंगे और देखेंगे तो ये हमारा चाप जो है, हमारे तीनों चाप बराबर नहीं आ पाएंगे, तो इस प्रकार ये हमारा असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में हमें पूछा गया है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। वृत्त का व्यास है, वृत्त की एक जीवा जो त्रिज्या की 2 गुनी हो, क्या वो एक व्यास है? आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक वृत्त है। अब हमें दर्शाना है कि वृत्त की एक जीवा जो त्रिज्या की 2 गुनी है, क्या ये एक व्यास है? तो व्यास क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए, व्यास हमारा वो होता है जो त्रिज्या का 2 गुना हो, और यही हमें दर्शाना है कि जीवा का वृत्त की एक ऐसी जीवा जो त्रिज्या की 2 गुनी हो,
क्या वो व्यास है? होगी व्यास, क्योंकि त्रिज्या की 2 गुनी ही व्यास होती है। मान लीजिए हमने ये मान लिया ये हमारी एक चाप है, मान लीजिए हमने ये मान लिया कि ये हमारी एक जीवा है, ठीक है, और हमें दर्शाना है कि ये त्रिज्या है इतनी, ये जो त्रिज्या है क्या ये इतनी इसके दोगुनी है, यानी कि इतनी बराबर इतनी है। मान लीजिए O हमने ले लिया, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया। अब हमें दर्शाना है कि QP बराबर है OP के, तो कैसे दर्शाएंगे? हमें पता है कि OP बराबर है और OQ बराबर है, ठीक है, यानी कि जो व्यास होता है यह हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है, यही हमें दर्शाना था। तो QP हमारा बराबर हो जाएगा, तो इस प्रकार ही हमारा सत्य आ जाएगा, हमारा 4th क्वेश्चन सत्य आ जाएगा, यानी कि सही है। अब बात करते हैं 5th की। तो 5th में हमें पूछ रखा है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बराबर का क्षेत्र होता है। क्या एक त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है? हमें ऐसा दर्शाना है। प्रश्न में हमें पूछा क्या गया था 5th में, गौर से देखिए। त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप, जीवा एवं संगत चाप बीच का क्षेत्र होता है नहीं होता है? नहीं होता है, बीच का क्षेत्र नहीं होता है। तो ये त्रिज्य खंड का ये 5th वाला पार्ट गलत हो जाएगा, तो 5th वाला पार्ट हमारा गलत हो गया है। अब हम बात करते हैं 6th की। तो 6th में पूछा है वृत्त एक समतल आकृति है। क्या वृत्त एक समतल आकृति है? चौथे क्वेश्चन बताया था कि समतल आकृति ये होती है, इसके 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार प्रश्न में यही पूछा गया है, वृत्त एक समतल आकृति होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो वृत्त एक समतल आकृति होती है, तो इस प्रकार हमारा 6th वाला भी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 देख लिया है और एक्सरसाइज 10.1 हमारी समाप्त हो चुकी है। प्रश्न नंबर पहला और दूसरा 2 ही प्रश्न थे इसमें, तो दोनों हमारे सॉल्व हो चुके हैं। यदि आपको कोई समस्या है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।